स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये क्लास लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग अगर आपने पूरा देख लिया तो आप साइंस के पेपर में 70 नंबर जरूर लाओगे। पूरा पेपर आप लोगों के लिए बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो क्लास 10 आप लोगों का साइंस है 2026 बोर्ड पेपर के लिए मैं आप लोगों को पूरी किताब आपके किताब में, ठीक है, पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, पूरी किताब आज के इस वीडियो में खत्म हो जाएगा और आप लोग साइंस के पेपर में धुआं उड़ा दोगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूरी किताब में भैया, साइंस के किताब में जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है जो बोर्ड पेपर में बिल्कुल 100% आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ में लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, इसी एक वीडियो में मैं आपको पूरे किताब के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ाने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड पेपर में बिल्कुल 100% आएगा, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, फिर पेपर में आप लोग धुआं उड़ा दोगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं 2026 बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भैया वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को बनाने में मुझे 5 से 6 घंटे मेहनत करना पड़ा है, रात भर मुझे लिखना पड़ा है, इन सबको बनाना पड़ा है। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। सभी स्टूडेंट लाइक करो, 2000 लाइक तक ले जाओ। ठीक है, 2000 लाइक तक जरूर ले जाओ। शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जल्दी से शेयर कर दो। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। जो हमारा साइंस है, साइंस के सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, पूरी किताब में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं सभी महत्वपूर्ण, सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग भैया जो क्लास 10 साइंस है ना, साइंस के 50 भैया बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। और अगर आपने ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं भाई पेपर में धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, मतलब ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपके 2026 पेपर में भैया 100% आएगा, 100% आएगा आपके पेपर में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और आपका साइंस में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर 20 नंबर आपको पक्का करना है। और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो पहले ही चैप्टर से है, मतलब पहला चैप्टर जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ठीक है, और ये 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। लिखा हुआ Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट हमारा Al2O3 प्लस 2Fe। अब यहां आपको क्या मिल रहा है? देखो यहां Fe2 को क्या करा, Al ने विस्थापित कर दिया, मतलब हमारा Al जो है O3 के साथ जुड़ गया, मतलब यहां 2 जो हमारा Fe वो विस्थापित हो गया और ये बाहर आ गया। तो बताओ विस्थापित हुआ तो कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अथवा इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे Zn क्या है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ Zn क्या किया, H2 को विस्थापित किया और बाहर कर दिया। तो भैया ये भी एक क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, 1 नंबर पक्का हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जैसे A और प्लस V ये जुड़ के हमारा A और V बन जाए। ठीक है, तो ये होता है संयोजन, 2 चीजें जुड़कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करें, तो ये संयोजन तो है नहीं। ठीक है, द्विविस्थापन भी नहीं है हमारा, वियोजन भी नहीं है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है मेरे प्यारे लाडलों, एक विस्थापन अभिक्रिया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 1 नंबर आप पक्का कर लो। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 में 20 आप पक्का कर लो, इसमें मैं आपको 50 बताऊंगा, लेकिन 20 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, क्योंकि साइंस में आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। देखो PvNO3, ठीक है, एंड PvNO3 का होल ट्वाइस, या PvNO2 का होल ट्वाइस, या फिर हमारा PvO। देखो ये सारे ऑप्शन लगभग एक जैसा दिख रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि जो लेड नाइट्रेट होता है भैया, लेड
नाइट्रेट। इसका सूत्र भैया हार्ड होता है, इसीलिए आपके पेपर में ये आएगा, ठीक है। आसान सा भैया सूत्र वाला नहीं आता, हार्ड आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां जो हमारा होगा वो होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भैया आयनों का आदान प्रदान होता है और कोई नया यौगिक बनता है तो उसे क्या कहते हैं? आप लोगों ने भैया पहला चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर ये सब ना बता पाओ तो आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि पहला चैप्टर हर एक बच्चा पढ़ चुका होगा। भाई जुलाई खत्म होने वाला, अगस्त आ रहा है तो सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो प्रतिस्थापन नहीं होता, वो उभय अपघटन भी नहीं होता, वो योगात्मक भी नहीं होता, वो हमारा होता है क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें भैया आयनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। ये भैया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है। H2S का पीएच वैल्यू देखो। H2S क्या है? एक अम्ल है। अब अम्ल क्या होता है? अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है? अम्ल का पीएच मान। अच्छा, आप लोगों ने पीएच स्केल पढ़ा कि नहीं? चैप्टर नंबर 2 पढ़ा कि नहीं? आई होप कि बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, टाइम है, पढ़ते रहना, लेकिन जल्दी थोड़ा करो, ठीक है। देखो पीएच स्केल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो हम लोग ये, ठीक है, देखो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पीएच स्केल मतलब एक पटरी होता है, जैसे स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट हुआ, 7 तक गया और 7 से 14 तक, ठीक है। एक स्केल की तरह, जैसे एक पटरी होता है वैसे पीएच स्केल एक होता है, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब देखो ये जो 0 से लेकर 7 के बीच में होता है ना, ये एसिड होता है, अर्थात अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। याद रखना, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अम्ल होता है। 0 से लेकर 7 के बीच में, मतलब 7 से कम क्या होगा? अम्ल होगा। अब ये 7 से 14 के बीच में भैया बेस होता है, अर्थात क्षार होता है। 7 से 14 के बीच में, 7 से अधिक क्या होगा? क्षार होगा। लेकिन जो 7 खुद होता है वो एक उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन विलयन होता है, जैसे हमारा वाटर है, पानी है, ठीक है। अब यहां अगर हम पूछें कि अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू क्या होगा, तो हमारा 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अगर हम क्षारीय विलयन की पीएच वैल्यू पूछे तो क्या कहोगे? 7 से अधिक होगा। सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, चलो, ठीक है। 7 से अधिक होगा। अगर हम उदासीन विलयन की पीएच वैल्यू पूछे तो 7 होगा। अब बताओ, अब इधर आ जाओ, समझते हैं कि भैया अम्लीय या फिर H2S विलयन का पीएच वैल्यू, या फिर इसे हम अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू कह सकते हैं। तो 0 तो होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 7 से कम होगा। याद रखना, 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है बच्चों, एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि 5वां नंबर क्वेश्चन भैया है, 5वां नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध जल की पीएच वैल्यू क्या होती है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो शुद्ध जल होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। शुद्ध जल अर्थात पीने वाला जल। भैया हर साल ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हर साल आता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सब तैयार कर लेना, क्योंकि ऐसा कोई मतलब पेपर नहीं जिसमें इन टाइप के क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। तो हर साल आता है। तो शुद्ध जल की पीएच वैल्यू ना तो 0 होती है ना तो 7। देखो मैंने यहाँ बताया उदासीन विलयन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। और उदासीन जो होता है वो पानी ही होता है, क्योंकि उसका कोई स्वाद नहीं होता, ना खट्टा होता, ना कड़वा होता, ना रंग होता, कुछ नहीं होता। तो 1 भी नहीं होता है और हमारा 14 भी नहीं होता। 7 जो होता है वो हमारा शुद्ध जल की पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो भैया कमेंट कर दो, ठीक है, हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं 6वां नंबर ऑब्जेक्टिव। इससे पहले आप नोट कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से, यहां क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो उदासीन घोल के लिए असत्य है। भैया उदासीन घोल का मतलब होता है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी हो? 7 हो। याद रखना, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी हो? 7 हो, ठीक है। अब देखो यहां ऑप्शन नंबर ए है, हाइड्रोजन आयन का H+ के सांद्रता का मूल्य जो है 10 की पावर -7 मोल है। अगर 10 की पावर -7 है तो ये क्या होगा? नीचे होता है और ऊपर आके +7 हो जाता है, ठीक है। चलो हाइड्रोक्सिल आयन OH का जो 10 की पावर 7 है तो ये 7 ही होगा। अगर 10 की पावर 7 है तो याद रखना वो क्या होगा? 7 ही होता है उसकी पीएच वैल्यू, ठीक है। एंड हमारा pH का मान 0 हो तो भैया जो pH मान अगर 0 है तो बताओ ये उदासीन होगा?
उदासीन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये वाला सही है। पीएच वैल्यू 7 हो तो ये नहीं। तो याद रखना कि पीएच मान जो है वो अगर शून्य है तो वो उदासीन नहीं होगा। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना, नोट करते रहो। अगला ऑब्जेक्टिव देखो, ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा स्पेशल है और आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से तैयार करना। धामन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धामन सोडा। अब बताओ, धामन सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा। अब धामन सोडा क्या होता है? देखो, धामन सोडा में भैया पानी बहुत ज्यादा उपयोगी मतलब होता है, क्योंकि धोना है, जब कपड़ा वगैरह धोते हो तो भैया बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो धामन सोडा में पानी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके देखो, NaSCO3, इसमें पानी है ही नहीं तो इसको हटाओ। Na2CO3 × 10H2O, यहां पानी क्या है? बहुत ज्यादा है, 10 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। 10H2O है, क्या है? 10H2O है लास्ट में, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स है पानी के, तो ये वाला सही है। CaOCl2 भी नहीं है और यहाँ NaOH भी नहीं है। हमारा जो होगा धामन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, अगला आ जाओ भैया, निम्नलिखित में से अम्लीय विलयन है, इसमें हमारा अम्लीय विलयन कौन सा है? अम्लीय विलयन कौन सा है? देखो, ऑप्शन है NaCl, NaCl जो है वो लवण है। NaHCSO4, देखो इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन है, H है ना, H सोडियम हाइड्रो और सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा H है बीच में, से ये क्या हो जाएगा? ये हमारा भैया अम्ल हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो याद रखना कि इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। NaHSO4 जो होगा, NaHSO4 क्या हो जाएगा? एक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एक अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो, यहां लिखा पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है कि जो पीने वाला जल है अगर हमें उसे जीवाणु रहित करना है तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं, अगर आप बिल्कुल अच्छे से रेगुलर हमारी क्लास देखते हो तो आप 95% बोर्ड एग्जाम में लाओगे, क्योंकि हम आप लोगों को हर चीज पढ़ाएंगे, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, हर क्वेश्चन पढ़ाएंगे हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ाई करना। ठीक है, तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में CaOCl2 का, या फिर हमारा फिटकरी का, या बेकिंग सोडा का, या फिर हमारा धामन सोडा। तो याद रखना कि पीने वाला जल को हमें भैया Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी और CO2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2 का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भैया 10 नंबर, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अब रासायनिक नाम क्या होगा वो बता दो। ठीक है, धामन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल नहीं। सोडियम कार्बोनेट, बताओ, सोडियम कार्बोनेट होगा, बिल्कुल सही है, सोडियम कार्बोनेट ही होगा भैया धामन सोडे का। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा Na2CO3 × 10H2O इसका सूत्र होता है, लेकिन हमारा Na2 से सोडियम और CO3 से कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हमारा जो हो जाएगा वो धामन सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया। 10 में 10 ऑब्जेक्टिव, देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेशल है और आपसे मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि तैयार कर लेना, अगर पेपर में धुआं धुआं उड़ा देना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? इन चारों में से कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। तो आ जाओ, ऑप्शन हमारे पास है, देखो यहां Ag, या फिर Al एल्यूमिनियम, या फिर हमारा K, या फिर हमारा Cu कॉपर। तो याद रखना कि हमारा जिसका भैया क्या है, मतलब अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगा वही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। तो यहाँ K जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, K। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भैया, जब पढ़ाया भी है, अगर बच्चे देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखो दोबारा पढ़ा दूंगा। सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। ठीक है, और हमारा एक विद्युत रासायनिक श्रेणी, सबको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। तो यहां हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, K। ठीक है, यानी कि हमारा पोटेशियम। अच्छा भैया 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसमें जो है चारों में से कौन सा है जो युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सी अभिक्रिया? युगल विस्थापन अभिक्रिया, मेरे प्यारे लाडलों, युगल विस्थापन अभिक्रिया। अब
ऑप्शंस आपके पास देखो, NaCl विलियनम कॉपर धातु, MgCl2 विलियन एल्यूमिनियम धातु, या FeSO4 विलियनम सिल्वर, AgNO3 एवं कॉपर धातु। तो भैया जो इन चारों में से युगल विस्थापन विक्रिया को प्रदर्शित करता है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है मेरे प्यारे लाडलो, वो हमारा है ये वाला, क्या है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है, ये हमारा हो गया 12 नंबर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आ जाओ 13 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेशल है। देखो जितना ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा रहा हूं वो सारा कंप्लीट कर लेना, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ भैया, इसको हम लोग समझते हैं। देखो 13 नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों की? बताओ, जब खाद्य पदार्थ जो होता है खाने वाला पदार्थ, उसमें हम लोग डिब्बे पर जो जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों चढ़ाते हैं? जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों चढ़ाते हैं? देखो टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, या टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है? जल्दी से बताओ कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है? तो भैया जो टिन है, ठीक है, मतलब जिंक के बजाय टिन, तो टिन जो है देखो टिन जो है जिंक की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। ये अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हम लोग भैया टिन की बजाय जो है, मतलब टिन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, ध्यान। ठीक है, तो याद रखना कि टिन जो होता है वो टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है मतलब 14। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? देखो जब हम आप लोगों को भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाएंगे तो मैंने बताया है कि यहाँ जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी होंगे, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हमारे धातु या यौगिक होंगे वो नहीं कर पाएंगे, और जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे ये कर लेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं वो अधिक अमीर होते हैं, मतलब रिच होते हैं। अब वो नीचे वाले को आसानी से विस्थापित कर लेंगे। अब ये कहो कि हाइड्रोजन के नीचे जो भैया हाइड्रोजन से भी गरीब हैं वो अगर हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर वाले कर लेंगे। तो यहाँ Mg जो है, Zn जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ Pt जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, Hg भी नीचे है, Cu भी नीचे है, तो ये सब नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल Mg और Zn जो है वो आसानी से कर लेंगे भैया अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापन। ठीक है, अगला है प्रोपेनल। प्रोपेनल में जो हमारा क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा? देखो प्रोपेनल में लास्ट में क्या जुड़ा हुआ? अल, और अल का मतलब होता है यहाँ CHO ग्रुप होगा। क्या होगा? CHO ग्रुप। ठीक है, मैं आपको IUPAC नाम इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे ना कि जिंदगी भर याद रहेगा। देखो मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। कोई भी टॉपिक पढ़ना IUPAC नाम बाई सरमन लेक्चरर, आपको हमारी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, वैसे बहुत आसान है, यहाँ हमारा यही वाला होगा। ठीक है, CHO ग्रुप, और OH नहीं होता, एल्कोहल का होता है, ये हमारा कीटोन का होता है, ये वाला हमारा, और ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ CHO ग्रुप जो है वो हमारा हो जाएगा भैया किसका? प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह। ठीक है, 16 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाओ। देखो यहां क्या पूछ रहा है भैया, ब्यूटेनोन का समूह है। ब्यूटेनोन मतलब होता है इसमें ओन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओन जुड़ा हुआ इसलिए हमारा कीटोन समूह हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हमारा क्या होगा, थोड़ा सा यहां आप लोग एक काम करना कि यहां आप लोग ऐसे दो हमारा मतलब डबल बॉन्ड आप लगा देना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हमारा सही होगा। तो ये CHO नहीं होगा, OH भी नहीं होगा, और ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये ओइक हो जाएगा। ओइक का मतलब हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला जो हमारा है, ये वाला ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखना कीटोन समूह में हमारा यही होता है क्योंकि इसमें ओन जुड़ा हुआ है। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल, जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है मेरे प्यारे लाडलों, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल, सबसे पहले इसका सूत्र बताओ क्या होता है? CH3 COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। अब इसमें हमारे कितने भैया कार्बन हैं? एक है और दो हैं, दो कार्बन है। ठीक है, दो कार्बन का मतलब इसमें ओइक जोड़ना है। ठीक है, तो मेथ एथेनोइक, क्योंकि इसमें ओइक जोड़ोगे, एथेन में आप ओइक जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि COOH ग्रुप है, तो ये वो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल होगा नहीं, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एथेनोइक। मेथेनोइक भी नहीं होगा, प्रोपेनोइक भी नहीं होगा, हमारा 2 कार्बन है इसलिए ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अगर 3 कार्बन होता तो प्रोपेनोइक, 4 कार्बन होता तो ब्यूटेनोइक, और अगर 1 कार्बन होता तो मेथेनोइक। ठीक है, याद रखना 10 तक आप तैयार कर लो, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ऐसे करके 10 तक तैयार कर लो बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 17 ऑब्जेक्टिव। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाओ। अब हमारा यहां से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री देखा, अब बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो है सबसे पहले जैव प्रक्रम से है। जैव प्रक्रम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स के हैं, टेंशन मतलब पूरी साइंस का ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। और ये जो 20 नंबर आप देख रहे हो ना ऑब्जेक्टिव का, ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ाते नहीं, सीधा दिमाग में ठोकते हैं। बस आप बढ़िया से कॉपी पेन लेकर बैठो, आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, आप लोगों के चक्कर में हमने अपने बालों को भी छोटा करा दिया ताकि हमारे बच्चों को बढ़िया आराम से पढ़ाई करें। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, और अगर आप भैया अपने स्टूडेंट लाइफ में हो ना, तो आप अपना जितना मेहनत कर सकते हो करो। ठीक है, फैशन वगैरह के पीछे ना जाओ, आप मेहनत करो, बाद में आपका स्टाइल ऑटोमेटिक बन जाएगा। मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना, अपने मम्मी पापा के सपनों को भी पूरा करना है। बहुत आपसे आशा लगाए बैठे हैं। देखो, पैरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है, आपको यह बताना है कि यह क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन देख लो भैया, कोशिका द्रव्य में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर हमारा हरित लवक में, या फिर हमारा भैया केंद्रक में। तो जल्दी से बताओ, जितने भी स्टूडेंट को पता है जल्दी से बता दो कि पैरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा जो देती है, यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना कि ये जो क्रिया होती है भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अब स्वपोषी पोषण क्या करते हैं, हर एक चीज भैया मतलब स्वयं करते हैं, स्वयं खाना बनाते हैं। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्लोरोफिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ये सभी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि भैया अगर स्वपोषी पोषण करना, स्वयं अपना भोजन बनाना, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, तभी आप अपना भोजन बना पाओगे। और ये पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे हमारे प्यारे प्यारे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल और फिर जल वगैरह सब कुछ लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो 20 ऑब्जेक्टिव तक समझ में आ गया, 20 में 20 नंबर पक्का हो गया ना। आगे आ जाओ, अगला हमारा 21 नंबर ऑब्जेक्टिव। यहां देखो, यकृत स्रावित करता है। यकृत जो है, यकृत स्रावित करता है। जल्दी से बताओ 21 नंबर ऑब्जेक्टिव। यकृत जो है वो स्रावित करता है, लार, जठर रस, पित्त रस या अग्नाशय ग्रह। तो भैया पित्त रस को स्रावित करता है। यकृत किसको स्रावित करता है, पित्त रस को स्रावित करता है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि हमारा यकृत जो है वो पित्त रस को स्रावित करता है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारा। 22 नंबर, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है जो जोड़ा जल में घुलनशील है। देखो वो जोड़ा बताओ जो जल में घुलनशील है, जिसको अगर हम भैया यहाँ से वाटर दें, अर्थात जल दें, यहाँ जल दें और उसमें हम ये विटामिन डालें तो ये क्या हो जाए, बिल्कुल घुल जाए, अर्थात ये घुलनशील हो जाए। तो भैया कौन सा जोड़ा है, दो बताना है और दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। तो AV होगा या VC होगा या फिर हमारा CK होगा या हमारा DV होगा। तो जल्दी से बताओ, इसमें हमारा जो BC होगा ना, विटामिन B और C, ये क्या है, जल में घुलनशील है। ये विटामिन क्या है, जल में घुलनशील है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है और तैयार भी कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार लोग पूछते भी है। ठीक है, तो 22 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। 23 नंबर आ जाओ। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे क्या पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। कितने हमारे प्यारे प्यारे रसगुल्लों को पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। देखो 23 नंबर में शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। भैया ये हमारा शरीर है, ये क्या है, ये शरीर है और इनका नाम है भैया रामलाल, इनका नाम है रामलाल। अब रामलाल के शरीर में भाई, इसमें तो हड्डी भी नहीं है सही से, इनमें कहाँ से रुधिर बहेगा, लेकिन फिर भी इनके अंदर रुधिर है भैया, बह रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
दुष्ट है। ठीक है, तो भैया रामलाल के शरीर में मतलब रुधिर कौन ले जाता है, मतलब शुद्ध रुधिर की रुधिर विभिन्न भागों में ले जाता है, सिरा ले जाएगा या महासिरा या बायां लिंद या दायां लिंद या महाधमनी, तो जल्दी से बताओ। तो भैया इसमें जो महाधमनी है ना वो ले जाएगा। ठीक है, महाधमनी ले जाएगा। अब महाधमनी भी कंफ्यूज है कि इसमें हम कैसे ले जाएं, क्योंकि इनमें तो कुछ है भी नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप भैया खाओ पियो और बॉडी वगैरह बनाओ। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, समझने वाले समझ गए। तो ये हो गया महाधमनी। ठीक है, तो याद रखना रुधिर जो होता है शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है तो वो महाधमनी है। आगे आ जाओ। मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र है जो भाग संबंधित है। वृक्क का मतलब होता है भैया ये मेन उत्सर्जी अंग होता है। क्या होता है? मेन उत्सर्जी अंग होता है। मेन उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग होता है। उत्सर्जन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक जोड़ी पाया जाता है। तो ये ना तो पोषण से है, ना तो शोषण से है, ना परिवहन से है, ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है कि हमारा जो वृक्क है ना वो बहुत मेन उत्सर्जी अंग है बच्चा, मेन उत्सर्जी अंग। ठीक है, 24 नंबर ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। 25 नंबर आ जाओ। ये वाला ऑब्जेक्टिव देखो, ये वाला ऑब्जेक्टिव आपसे क्या पूछा? पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। देखो दो चीजें आता है भैया, दो ऊतक होता है, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। अब दोनों कंफ्यूजन में आपका क्लियर कर देता हूँ, उल्टा मत करना। ठीक है, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, उल्टा होने का चांस नहीं है। देखो फ्लोएम का मतलब होता है एफ का मतलब होता है फूड, जाइलम मतलब जा मतलब होता है जल। देखो मैंने एक हिंदी में बताया, एक इंग्लिश में, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर है। देखो फ्लोएम अगर बात आए तो याद रखना जो भोजन वगैरह है उसका जो होता है वो फ्लोएम पहुंचाता है, और जो जल है इसका जल का वहन कौन करता है? वो जाइलम करता है। तो इसमें जो जल का वहन करेगा वो जाइलम करेगा, भोजन का वहन फ्लोएम करेगा, ये सब नहीं। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है भैया, जल का वहन जो होता है वो जाइलम करता है। तो पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन के लिए। ठीक है, जल का वहन के लिए भैया उत्तरदायी होता है। 26 नंबर, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं की संख्या होती है। मेरुरज्जु से जो भैया तंत्रिका निकलती है उसकी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 15 जोड़ी नहीं, 21 जोड़ी, हमारा 31 जोड़ी, 31 जोड़ी होती है। ठीक है, याद रखना कितना होता है? 31 जोड़ी का मतलब होता है 62 होगा, जोड़ी का मतलब 2 होता है। ठीक है, एक अगर एक जोड़ी कोई का है तो वो 2 हो जाता है। एक जोड़ी वृक्क का मतलब 2 वृक्क पाया जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। 26 नंबर तक समझ में आ गया। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव, 27 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, लिखा हुआ है कि दो तंत्रिका, देखो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है तो मैं सही कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ क्या है? 2, इसको कर देना 2। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुर्मिका कहते हैं, या स्नेप्स कहते हैं, या एक्सॉन कहते हैं, या आवेग कहते हैं। तो क्या कहते हैं भैया? स्नेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेप्स। याद रखना जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है वो स्नेप्स कहलाता है, स्नेप्स। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आ जाओ। 28 नंबर, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है? मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है? एंड्रोजन होता है, या एस्ट्रोजन, या इंसुलिन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भैया एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन। मादा लिंग हार्मोन्स क्या होता है? मादा में जो लिंग हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन होता है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एंड्रोजन लिखें या एस्ट्रोजन लिखें, तो आप कैसे याद रखोगे? देखो इसमें हमारा देखो ये डा है ना, डा कुछ दा के टाइप का लग रहा है ना, तो इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो, मादा में एंड्रोजन नहीं होता, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है। तो 28 में 28 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना, कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 29 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। 29 नंबर देखो, जितना भी बता रहे भैया ये हर साल बोर्ड में आता है, और 2026 में 20 के 20 ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना अच्छे से हो सके तैयार कर लो, कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट करो, अच्छे से तैयार करो। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, 1 नंबर तो ये पक्का कर लो, जरूर आएगा। अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा किस में होता है? ऑप्शन देखो भैया, अमीबा में, या फिर हमारा ईस्ट में, या प्लेज्मोडियम में, या मेलेस्लेमिना। तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है भैया, जो हमारा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो मुकुलन निकल है ना, वो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश जो होता है उसमें भैया प्राग के अंदर प्राग ही होता है। प्राग का अंदर मतलब देखो प्राग कोश में प्राग कण होता है। तो देखो वाहिदल तो होगा नहीं, अंडप तो होगा नहीं, अंडाशय तो होगा नहीं, प्राग कण होगा। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राग कोश के अंदर प्राग कण होता है। ठीक है, 30 में 30 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। कोई सा भी दिक्कत कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 30 में 30 आप करके आओगे बोर्ड एग्जाम में, तो नोट करते रहो। हम लोग देखते हैं 31 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो अब
अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो 31 नंबर ऑब्जेक्टिव। 31 नंबर देखो, द्विव निषेचन, एक होता है निषेचन, एक होता है द्विव निषेचन, एक होता है विस्थापन, एक होता है द्विव विस्थापन। तो भैया इसमें है द्विव निषेचन, तो द्विव निषेचन विशेष लक्षण है। एक नंबर भैया पक्का कर लो कि द्विव निषेचन जो होता है वो किसमें होता है, विशेष लक्षण क्या है। मतलब ऑप्शंस आपके पास हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है। देखो जंतु में होता है, या फिर हमारा आवृत बीजी पादप में, या देखो ये होता है अनावृत पादप या आवृत बीज पादप या शैवाल में। तो बताओ, देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर अनावृत होता है या आवृत बीजी, इन्हीं दो में कंफ्यूजन, क्योंकि भैया जंतुओं में होता नहीं और शैवाल में होता नहीं। तो आवृत बीजी या अनावृत, तो ये मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि ये जो होता है आवृत बीजी में होता है। किसमें होता है, आवृत बीजी। बी वाला ऑप्शन सही है कि जो द्विव निषेचन की प्रक्रिया होती है वो आवृत बीजी पादप में होता है। ठीक है, अगला आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनन का भाग नहीं है। इन चारों में से कौन सा जो मानव जनन का भाग नहीं है, मतलब जो हमारा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो मादा जनन तंत्र, देखो एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है नर जनन तंत्र जो कि जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, एक होता है मादा जनन तंत्र जो कि मादा मतलब लड़कियां या फिर महिलाएं। ठीक है, ये होता है मादा जनन तंत्र। अब देखो ये जो होता है नर का, देखो अलग सारा पार्ट्स होता है, मादा का अलग सारा पार्ट्स होता है। तो नर जनन तंत्र जो होता है उसमें इसमें से एक जो है वो नर जनन तंत्र का है, मादा जनन तंत्र का नहीं है। तो ये अंडाशय तो मादा का है, तो ये वाला है, गर्भाशय भी है। लेकिन जो शुक्रवाहिका है ये नहीं है, हमें नहीं वाला बताना, तो शुक्रवाहिका नहीं, डिंब वाहिनी भी है। तो शुक्रवाहिका जो है वो एक नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, जो शुक्राणुओं का वाहन करता है, शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। डिंब वाहिनी का मतलब जो अंड वाहिनी को डिंब वाहिनी कहा जाता है, जो अंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भैया ऐसा से ले जाता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जल्दी ही, टेंशन मत लो। आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, मुझे पता है सारे बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पहले ये वाला पढ़ लो, क्योंकि ये सब मैं आपको सारा एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पुनरुत्थ भवन होता है, पुनरुत्थ भवन किसमें होता है, जो पुनरुत्थ भवन होता है वो किसमें होता है, तो प्लेनेरिया लेकिन हाइड्रा में नहीं, या हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, या फिर हमारा पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, या हाइड्रा और प्लेमेरिया में दोनों। तो याद रखना ये जो होता है वो हाइड्रा और प्लेनेरिया में दोनों होता है। ठीक है, हाइड्रा और प्लेनेरिया जो होता है उसमें दोनों होता है। जो पुनरुत्थ भवन होता है, पुनरुत्थ भवन ये हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है। ठीक है, याद रखना हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है। ठीक है, अगला आ जाओ 34 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो 34 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला ऑब्जेक्टिव जरूर तैयार करना, हर साल आता है और ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि भैया मेंडल जी ने अपना बहुत अच्छा प्रयोग किया था, 3 नियम भी दिए थे, संकरण भी कराए थे, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि किस पर किया था, ये तो जानना जरूरी है ना। तो मेंडल के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो भैया टमाटर पे किए थे, टमाटर पे नहीं, मटर पे, हाँ मटर पे किया था, और बैगन पे तो नहीं किए थे, सरसों पर भी नहीं किए थे। ठीक है, तो भैया जो मंडल ने अपना प्रयोग किया था वो मटर पे किया था। अब क्यों किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनके 7 बीप्रियासी लक्षण हैं, ये 1 वर्षीय पौधा है, बहुत कुछ कारण है, इसलिए भैया मंडल ने इसका प्रयोग किया था। अगला आ जाओ, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। इन चारों में से जो अप्रभावी लक्षण है वो कौन सा है। अप्रभावी का मतलब उल्टा लक्षण, जो मतलब उल्टा होता है, जैसे लंबा पौधा वो हमारा प्रभावी है, तो ये तो नहीं है। गोल बीज हमारा प्रभावी है, तो ये भी नहीं है। झुर्रीदार, झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, फैली हुई फली हुई हमारा प्रभावी है, तो जो झुर्रीदार है वो हमारा अप्रभावी है। ठीक है, ये उल्टा है। ठीक है, तो हमारा अप्रभावी लक्षण जो है वो झुर्रीदार, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे आ जाओ, अब यहां ध्यान से देखो कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को किन लक्षणों का अध्ययन किया। तो इसमें भैया सारे लक्षण, भैया गोल भी दिए, झुर्रीदार भी, लंबे थे, बौने थे, सफेद थे, बैगनी थे, ये सभी था भैया मेंडल के प्रयोग में। ठीक है, तो ये हमारा मतलब मेंडल वाला चैप्टर आनुवंशिकता लास्ट चैप्टर था। अब हमारा फिजिक्स से स्टार्ट होता है, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे पहले 37 नंबर ऑब्जेक्टिव, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। देखो भैया, देखो सबसे पहले एक बात याद रखना कि एक ही स्थिति है अवतल दर्पण में, जो बड़ा पाया गया, आभासी पाया गया, वो सीधा, वो भी लास्ट वाला स्थिति है, जब हमने क्या करा, यहां ध्रुव और यहां हमारा F के बीच में जब रखा गया। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए है भैया कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या फिर हमारा वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा गया था। कहां रखा गया था, यहां रखा गया था।
जब इसके और इसके लास्ट स्थिति आया था तब, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता हमारा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा गया था, तभी हमें बड़ा और सब कुछ मिला था, ठीक है। आगे आ जाओ, 38 नंबर ऑब्जेक्टिव है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा और सदैव सीधा प्रतीत होता है और संभवतः दर्पण है। तो भैया देखो याद रखना कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो उत्तल दर्पण देता है और समतल दर्पण, ठीक है। तो हमारा समतल भी देगा, लेकिन हमारा केवल अवतल नहीं, केवल उत्तल नहीं, हमारा समतल जो होगा और उत्तल दोनों जो होता है वो सदैव भैया सीधा देगा। क्या देगा? सीधा प्रतिबिंब देगा। तो हमारा यहां जो होगा समतल भी होगा उत्तल भी होगा, ठीक है, समतल और उत्तल दोनों होगा। 39 नंबर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा। भैया सभी को पता है एक संबंध F बराबर R/2 होता है। अब यहां जो रखा है उसका मान रख दो, वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, तो यहां R बराबर 2F कर दो और F की वैल्यू हमारा क्या है? 10 है, 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। 10 तो होगा नहीं, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 30 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा भैया, 20 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारा मतलब इसका जो मतलब देखो फोकस दूरी का 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। क्योंकि अगर देखो ध्यान से, अगर हमारा यहां मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर हमारा यहाँ फोकस दूरी F पर है, ठीक है, और यहाँ हमारा R है मतलब वक्रता त्रिज्या, तो अगर ये 10 है तो इसके 20 और पूरे के 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 39 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, किसी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, जिसमें हम भैया छोटे से थे ना तब हमें डिक्शनरी का बहुत ज्यादा मतलब कहता है ना कि इच्छा थी कि पापा काश ले देते तो मजा आ जाता, सारा कुछ इंग्लिश का पढ़ लेता। लेकिन जब भैया ये डिक्शनरी जो है घर पे आ गया ना डिक्शनरी, तो मैंने जब इसको 1-2 दिन पढ़ा तो यार उसमें इतने सारे शब्द थे कि उसको फिर पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी ट्राई किया, कुछ पढ़ा, ठीक है, मतलब अच्छा लगा, ठीक है। तो डिक्शनरी जो है शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग करोगे? भैया छोटे अक्षर हैं तो हम मतलब बड़ा देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, आपको पता होगा, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब इसकी फोकस दूरी ज्यादा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर उत्तल तो बिल्कुल नहीं, अवतल वो भी 50 सेंटीमीटर वाला बिल्कुल सही है, 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर नहीं, तो भैया 50 सेंटीमीटर हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, जिसमें भैया 50 सेंटीमीटर का लगा हो। ये तो लगता है गांधी जी का चश्मा बन गया क्या? चलो ठीक है, पहन लेना। आगे एक निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की चाल ज्ञात करो। देखो अगर अपवर्तनांक दिया हो, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हो, तो एक फार्मूला याद रखना कि आपका जो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में आप जो अपवर्तनांक है उसको रख दो, बस 1.5, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 है, ये भी नहीं होगा, ये वाला 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो याद रखना ये 2 × 0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर या अनंत पर? तो 25 सेंटीमीटर भैया, एक स्वस्थ आंख की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जिसका आंख बिल्कुल सही हो, ठीक है, स्वस्थ आंख हो, मतलब आंख में कोई दिक्कत ना हो, कोई दोष ना हो, न तो निकट दृष्टि दोष न दूर दृष्टि दोष, कोई सा भी दोष ना हो, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, नोट कर लो। 43 नंबर ऑब्जेक्टिव, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सारा कंप्लीट कर लेना, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वीडियो को शेयर भी करते रहो, लाइक भी करते रहो। देखो तारों के टिमटिमाना का कारण है, अगर तारा जो है भैया, ये वो जो हमारा वायुमंडल है ना, इसमें हमारा तारा जो है वो टिमटिमाटा है, तारा क्या है? टिमटिमाटा है। तो वो क्या है, उसका कारण क्या है कि तारे टिमटिमाटे क्यों हैं? तो भैया कारण देख लो, प्रकाश का प्रकीर्णन या वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन नहीं, हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जब वायुमंडल में अपवर्तन होता है ना, कुछ चेंज होता है, तो हमारा तारा टिमटिमाता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश की किरण के लिए प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का जो विचलन है वो न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है? विचलन भैया सबसे कम किस रंग का होता है? सबसे कम जो है वो किस रंग का होता है? तो लाल रंग सबसे ज्यादा होता है पीला रंग का, और फिर जो सबसे कम होता है वो हमारा लाल रंग है या
पीला रंग के लिए या हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए? तो भैया इसमें हमारा ऑप्शन लगता है नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। हम लोग चेंज करते हैं पीला वाला, यहाँ आप लिख दो बैगनी रंग, क्या रहेगा? और बैगनी रंग के लिए सही है, क्योंकि भैया जो किस रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, तो वो बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला ऑब्जेक्टिव। 45 नंबर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? विद्युत धारा Q बराबर I इंटू टी होता है ना, और I बराबर Q अपॉन टी होगा। अब बताओ इसका एसआई मात्रक क्या होगा? सबसे पहले इसका तो आवेश का हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को एएमपी कहा जाता है, अर्थात एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का कूलाम नहीं होगा, जूल भी नहीं होगा, हमारा एम्पियर हो जाएगा, ओम भी नहीं होगा। तो एम्पियर जो हो जाएगा वो विद्युत धारा का भैया एसआई मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। 46 नंबर, प्रतिरोध आर की किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा गया। 4 1 2 3 4 5, ठीक है 4। अब आर जो है वो 4 बराबर भागों में काटा गया। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश R बटे R हो तो हमारा अनुपात का मान होगा। इस अनुपात का मान क्या होगा? ठीक है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल में आपको भाई जब चैप्टर पढ़ाऊंगा लगवा दूंगा, या ट्रिक बता दूंगा, जो न्यूमेरिकल का ट्रिक है वो भी बता दूंगा। अभी आप ये ऐसे याद रखो कि 1/16 नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 16 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन से 16 हो जाएगा, प्रतिरोध जो होगा वो 16 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, एक यहाँ छोटा सा आ गया। 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान हो, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणीक्रम फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो पार्श्व तथा श्रेणीक्रम का हमारा ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? ऊष्मा का अनुपात तो 1:4 होगा। क्या होगा? 1:4। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ गया। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी हो, अगर 3 गुनी हो तो केतली में उत्पन्न धारा का मान होगा। भैया 3 है तो गुणा 3 कर दो, 9 गुनी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुनी। सी वाला ऑप्शन से भैया 9 गुनी हो जाएगा। 9 गुनी, कहते हैं ना कि भैया गुनी मत बनो, तो ये भैया 9 गुनी हो जाएगा। अगला है भैया, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। देखो गतिमान आवेशित कण याद रखना, अगर 2 क्षेत्र होता है, एक ये मान लो ये एक क्षेत्र हो गया, ये एक क्षेत्र हो गया। आप कहोगे सर ये तो बादल लग रहा है, क्षेत्र कहाँ है? भाई क्षेत्र मान लो यार। ठीक है, ये एक विद्युत है, मतलब विद्युत क्षेत्र, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अब गतिमान आवेशित कण को अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र में रखा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हमारा केवल ना तो चुंबकीय उत्पन्न करेगा ना विद्युत, हमारा चुंबकीय व विद्युत दोनों। कैसा क्षेत्र है ये मायने रखता है। लास्ट अर्थात 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करता है? घास गेहूं आम, या घास बकरी मानव, या बकरी गाय, या फिर हमारा घास मछली बकरी। देखो मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि आहार श्रृंखला का मतलब होता है, पहले देखो बकरी क्या करेगा? घास को खाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो बकरी क्या करेगा? घास को खाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानो जो बकरी को भी खा लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे देखो जैसे हम लोग हैं नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो 70 से 75% लोग भैया यहाँ ऐसे हैं जो मतलब पूरे विश्व में जो मतलब ये सारी चीजें खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा भैया, घास जो है बकरी तथा मानव। ठीक है, तो ये मैंने आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अगर आपने ये तैयार कर लिया 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है वहां से आपके 20 में 20 नंबर भैया बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आपके पूरे बुक में जितने भी भैया साइंस के जो आपका कक्षा 10 विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कौन कौन
कौन से प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो हमारा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से समझना, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जितना मैंने बताया उतना कंप्लीट कर लिया ना, तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चन यही से आएगा, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताता हूं। इससे पहले वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। देखो सबसे पहला प्रश्न पहले ही चैप्टर से है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हर साल पेपर में ये वाला आया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय देख रहे हैं, ठीक है। जो आपके पूरे बुक में मतलब जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है चैप्टर 1 से लेकर 14 तक, ठीक है, मतलब लास्ट तक जितने भी हैं। फिर मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझा दूंगा, फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, सारा तैयार कर लेना। तो पहला प्रश्न देखो, ऊष्मा छेपी या दहन। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना, दहन का मतलब होता है जलना। जब आप कोई चीज जलाते हो तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है। और ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब शोषी मतलब होता है अवशोषण, मतलब अपनी तरफ खींचना, ठीक है। उस अभिक्रिया का क्या अर्थ है, परिभाषा लिखना है तथा उदाहरण द्वारा भी समझाइए। अब देखो बोर्ड एग्जाम में भैया एनसीईआरटी का 2020 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, मतलब भैया लगातार आया हुआ है। तो यहां आप बगल में लिख लो 2026 में भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से तैयार कर लो। जितने स्टूडेंट भैया अपने बुक में या गाइड में या क्वेश्चन बैंक में जाके टिक लगा लो और जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। 2020-2025 में आया हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है टिप्पणी करने के लिए, ठीक है, जैसे लाइकेज टिप्पणी करने के लिए, तो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, तो तैयार कर लेना। तीसरा जो है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या अर्थ है, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है जैसे आपका जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत आसान है, बस आप लोग एक बार ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी का 2020 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे आप तैयार कर लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो अगला जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ये सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पूरे बुक में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चंस को। तो देखो इसमें है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, ठीक है। जैसे आपका जो संतुलित करने वाला क्वेश्चन होता है, ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी 2022-2023 में मतलब बहुत बार आए हुआ। देखो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें मिलाया तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, या फिर क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण द्वारा संतुलित करो। 2023 में आया हुआ है कि चूने के पानी में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। जैसे दूसरा वाला है कि जिंक में जब हम लोग जिंक आपका सिल्वर नाइट्रेट जिंक तथा आपका सिल्वर जब मिलाया जाता है तो इसको आपको पूरा करना है, क्या बनता है, फिर उसको आपको बैलेंस भी करना है। तो काफी हार्ड क्वेश्चन है, बस आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अभिक्रिया भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से आएंगे, ठीक है। पूरा जो आपका है पूरा बुक इसी में है, ठीक है, चाहे आपका अभिक्रिया हो या न्यूमेरिकल हो या सब कुछ, ठीक है। अब देखो भैया एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। देखो पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन सांद्रण में संबंध लिखिए। पीएच आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार अम्ल, तो उसमें आप लोगों ने पीएच वैल्यू पढ़ा होगा। अब पीएच जो है बहुत सारा आता है, जैसे जल की पीएच वैल्यू क्या है, रक्त का पीएच वैल्यू क्या है, आपका सिरका का पीएच वैल्यू क्या है। तो ऐसे करके आपके मतलब बहुत सारे पीएच वैल्यू ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में वो वाला तैयार कर लेना। आप अपने बुक में जाना, वहां एक मतलब सारणी बना होगा, जो इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है, एनसीईआरटी का ही तैयार कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कि जब कॉपर की छड़, जो भैया कॉपर की छड़ है उसको क्या करते हैं, AgNO3, ठीक है, AgNO3 एंड विलेन में डालने पर कुछ समय बाद विलेन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है।
विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाना है भैया। जब आप कॉपर की छड़ को AgNO3 में डालोगे तो जो Cu है वो Ag को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो ऐसे करके उसका रंग जो है वो बदल जाता है, ठीक है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निस्तापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। 2016, 2017, 2018, 2020, 2025 बहुत बार आया हुआ है निस्तापन अभिक्रिया, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में वर्जन एंड निस्तापन, प्रगलन, ये सारी अभिक्रियाएं आती हैं जो कि निस्तापन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। बस तैयार कर लेना सारा क्वेश्चन। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। 2016, 2024 में आया हुआ है कि भर्जन क्या है। मैंने आपको बताया कि भर्जन, निस्तापन, प्रगलन तीनों इंपॉर्टेंट है और यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के प्रयोग में लाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, PDF दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की मतलब विशाल संख्या पाई जाती है। मतलब आपको आपको गुणधर्म बताने हैं, ठीक है, जो कार्बन होता है, ठीक है। और इनके मतलब जो ये चारों भैया कार्बन जो यौगिक है उनकी विशाल संख्या मतलब बहुत ज्यादा कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो आप NCERT का है तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। NCERT के क्वेश्चंस आपको थोड़ा हार्ड लगेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, NCERT 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 25 बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। मतलब हर कोड में आया हुआ है। मैं तो ये एक कोड का लिखा हूं, पेपर 7 कोड में बनता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट में नहीं आया तो आपका मतलब टिप्पणी करने के लिए आ जाता है कि समझाती श्रेणी पर टिप्पणी करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और ये क्वेश्चन सारा तैयार कर लेना। आगे देख तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भैया 6 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है। मतलब जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है यहीं से बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपके बोर्ड एग्जाम में केवल एल्केन पूछ सकता है, लघु उत्तरीय में केवल एल्कीन पूछ सकता है, केवल एल्काइन पूछ सकता है। तीनों मतलब ये तीनों टॉपिक जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यहां से आपके 3 लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। मतलब अगर हम देखें तो 4 नंबर तो यहां से बिल्कुल पक्का ही है कि आएगा लघु उत्तरीय में, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हो, उदाहरण के साथ समझाइए। और कितने बच्चों को, कितने प्यारे प्यारे रसगुल्लों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र पता है, जल्दी से बताओ। अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बात याद रखना, बस एक चीज, क्या आपको 2 0 एंड -2 ये बात ध्यान रखो, ठीक है। ये फार्मूला आपको तीनों का याद करा देगा। जैसे देखो आप केवल एक बात रखो CnH2n, ठीक है, इतना याद रखो। अब जब एल्केन में आओ तो ये क्या करो, +2 कर दो, ठीक है। यानी कि CnH2n +2 एल्केन का फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र, ठीक है। एंड अगर हम एल्कीन की बात करें तो CnH2n ये तो आपका सब में रहेगा, ठीक है। अब आपका 0 का मतलब कुछ है ही नहीं तो CnH2n ही हो जाएगा। और एल्काइन का CnH2n और ये -2 तो -2 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीनों का फार्मूला, ओके। समझ में आया, चाहे एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आता है क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एथेनोइक अम्ल का हम लोग क्या कराते हैं, इन सारे के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे पहला एथेनॉल के साथ अभिक्रिया, जब आप एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराओगे। बहुत इंपॉर्टेंट 2024, 20, 22 एंड ये अभिक्रियाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आपके पूरे बुक में चाहे अभिक्रिया हो या न्यूमेरिकल हो या आपके कोई सी भी क्वेश्चन हो जो बोर्ड एग्जाम में आया है वो मैं आपको बताऊंगा और यहीं से पूरा पेपर बनेगा, चाहे आपका लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो। अभी मैं आपको दीर्घ उत्तरीय भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ज्यादा
दरअसल अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मतलब सबसे ज्यादा आने का ये क्वेश्चन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये 3 क्वेश्चन ने। चाहे आप 13 नंबर क्वेश्चन देखो या 14 या 15, पूरा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय अभी आपका खत्म हो जाएगा, चाहे लघु हो, ठीक है, या फिर आपका दीर्घ हो। अभी मैं आपको दीर्घ भी बता दूंगा सारा क्वेश्चन, ठीक है, और पूरा पेपर यहीं से बनेगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसमें हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भैया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी करने के लिए आता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, समजातीय सरणी, साबुनीकरण, तो यही सब आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में और 2026 यहां लिख लो कि आएगा। पेपर देकर आना, मिला लेना क्वेश्चन पेपर और यहीं से आएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो साबुनीकरण होता है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जब हम लोग 2019 में पेपर दिए थे तो ये आया था, 100% मुझे याद है कि हमारे पेपर में भी आया था। और इसका जो रिएक्शन है वो 3 सेक्शन में होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान लगेगा। 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 25 मतलब हर साल आया हुआ है, तो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। साबुनीकरण 15 नंबर है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। एनसीईआरटी 2018, 19, 20, 22, 24 बहुत बार आया हुआ है। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, अभी तक केमिस्ट्री था, अब यहां से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजी, ठीक है। देखो आपका पूरा बुक जो है साइंस है, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिवाइड है, ठीक है, लेकिन आपको देखा जाए तो पूरा साइंस ही है, ठीक है। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो लार होता है, देखो जब आप खाना को चबाते हो, खाते हो ना, तो जो लार होता है वो भोजन को लुगदी बनाता है कि हम भोजन को जल्दी से सटक लें, मतलब खा लें, ठीक है, जल्दी जल्दी पाचन हो जाए। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आगे आ जाओ, यहां ये सारे बायोलॉजी के हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। मतलब जो वायवीय श्वसन होता है जिसमें वायु उपस्थित होता है, वायु का मतलब अगर वायु उपस्थित होगा तो ऑक्सीजन उपस्थित होगा। अवायवीय का मतलब जिसमें वायु उपस्थित नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, ठीक है। इन श्वसन में अंतर बताना, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, और साथ ही कुछ ऐसे जीवों के नाम बताओ जिसमें अवायवीय श्वसन होते हैं। वायवीय तो सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लोग भी लेते हैं। एनसीईआरटी 2024, 18 एंड 17 में आया हुआ है, ठीक है, और इसका अंतर अलग से पूछ लेता है, और वो तो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो आप ऐसे पेपर में जब जाओगे ना, ये सब 100% छपेगा। जब आप एक बार पेपर देखोगे ना खोल के तो कहोगे वाह, जो सर ने बताया था सारा वही आया, सर ने तो पेपर लीक करा दिया, ठीक है। तो बस मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझ लो और पेपर में जाके छाप दो, ठीक है। धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार से रक्त बनता है। 2018 का क्वेश्चन है कि जो धमनी होता है तथा सिरा होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। और पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार से रक्त बनता है। जो पल्मोनरी सिरा होता है इसमें रक्त बनता है, तो किस प्रकार से बनता है वो आपको बताना है। एंड 18 नंबर क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण समझाइए। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ऊतक, ये क्या करता है, मतलब भोजन को स्थानांतरित करता है, ठीक है। अब जो भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित है उसको समझाओ, कैसे भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करता है। एक फिगर के साथ, एक चित्र के साथ आपको समझाना है, तो आपको एग्जामिनर और भी नंबर देगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो कॉपी है और अच्छा दिखे, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन हो चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विक्राणु या नेफ्रॉन जिसे कहते हैं कि रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करो। जो नेफ्रॉन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया नेफ्रॉन के बारे में, या उसे हम लोग विक्राणु भी कहते हैं। एनसीईआरटी का 2020 में, 2023 में, 24 में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करके और फिर डालना है, मतलब साइंस के पेपर में भैया धुआं धुआं उड़ा देना है, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देना है। और कोई पूछे तो बता देना कि हम सरवन सर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। हम पेपर को करने नहीं, उड़ाने आए हैं, ठीक है, उड़ा देंगे। तो ध्यान रखो, बस पढ़ाई करो। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, छुई मुई पादप की पत्तियों में गति या प्रकाश की ओर जो प्रारोह है, गति किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। जो छुई मुई पत्ती होती है, छुई मुई पत्ती देखा है, ऐसे जैसे ऐसे छुई मुई की पत्ती होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम इसको छूते हैं तो वो ऐसे जैसे फैला होता है ना पत्ती, तो वो ऐसे सिकुड़ जाता है। जितनी बार छूओगे उतनी बार सिकुड़ जाएगा, ठीक है, उसे छुई मुई कहते हैं। और जो प्रकाश की ओर प्रारोह की गति में
डिफरेंस समझाना है, ठीक है। एंड प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती क्रिया में आपको कुछ सामान्य उदाहरण बताने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। आपको ऐसा सोचना है कि हमारा कल पेपर है और आज हम क्वेश्चन सारा तैयार कर रहे हैं, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने मॉडल पेपर वगैरह में भी देखा होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथि की परिभाषा दी गई है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो नलिका विहीन होता है, ठीक है। या फिर किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनमें स्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको पूरा बुक आज समझा दे रहा हूं, ठीक है, और सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। थोड़ा सा माइंड को एकाग्र करो। 23 नंबर है, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस प्रकार से होती है? जो बीज रहित पौधे होते हैं, जिसमें बीज नहीं होता, उसमें जो जनन क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है? उदाहरण दीजिए, उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। जो आपका उदाहरण है उसके साथ समझाना है कि जो हमारे बीज रहित, जिसमें बीज नहीं होते, उस पौधों में जो जनन की क्रिया है किस प्रकार होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करना। 24 नंबर कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार नियोजन का मतलब होता है बच्चों की संख्या जो होता है, परिवार की संख्या नियोजित रखना। अब नियोजित रखने का मतलब क्या है? नियोजित रखने का मतलब होता है सीमित, यानी कि कम रखो। ऐसा ना हो कि आपके मतलब जो फैमिली है उसमें इतना अच्छी स्थिति ना हो और आपके 10 बच्चे हो जाएं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हम दो हमारे दो, ये नियम सबसे अच्छा है। आप दो पति पत्नी, फिर उसके बाद 2 बच्चे बहुत हैं, ठीक है। तो परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? छोटे परिवार का महत्व बताइए। 2017, 20-22 में आया हुआ। जब आपका छोटा परिवार होगा ना, तो आप उसका रहन पालन पोषण शिक्षा पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से करा सकते हो, ठीक है। तो बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ठीक है। अगला है जनन स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनन स्वास्थ्य, जो जनन स्वास्थ्य है उस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं ये बोर्ड में छपेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं बोर्ड में छपने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे तैयार करना है रगड़ के कि आपको लगे कि हम पेपर में बिल्कुल छाप देंगे, और यहीं से हर एक क्वेश्चन आएगा। चाहे आप साइंस का कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, यहीं से सारा क्वेश्चन बना है। 26 नंबर क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, ठीक है। जो डीएनए होता है तथा आरएनए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तथा डीएनए व आरएनए में आपको केवल 2 अंतर बताना है, ठीक है। 2018 और 18 में आया हुआ क्योंकि कोड अलग अलग था। अब डीएनए आरएनए में कम से कम 5 अंतर तैयार कर लेना, बहुत आसान है। जैसा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक एक तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप कम से कम 5-5 तैयार कर लो, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया ना 26 नंबर क्वेश्चन तक। तो अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आपको टॉपर बना देगा भैया साइंस में, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लिंग निर्धारण होता है कि कैसे पता चलेगा, मतलब जैसे ये मतलब 85% पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है। मतलब ये इसमें हम लोग जब लिंग निर्धारण करते हैं तो 85% चांस होता है कि लड़की होने का, 85% लड़का होने का। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये पता चल जाए, ठीक है। तो मनुष्य में लिंग संलग्नता गुण, इसमें जो है लिंग संलग्नता पूछा गया, ठीक है। लिंग निर्धारण अलग है, लिंग संलग्नता अलग है। तो लिंग निर्धारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिंग संलग्नता गुण से क्या तात्पर्य है, वो किस प्रकार वंशागत होते हैं, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करो कि जो लिंग संलग्न रोग हैं कौन कौन, 2 रोग आप लोग कमेंट कर दो, 2 रोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 रोग आप लोग कमेंट कर दो, फिर हम लोग समझ जाएंगे। आप सारे स्टूडेंट भैया बायोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अगला है जीन का क्या अर्थ है, जो जीन होता है और जीन की प्रकृति संक्षेप में समझाइए। 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है भैया फिजिक्स। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स, ठीक है। ये फिजिक्स के भैया लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी तक हम लोग जो देखे थे वो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का था और ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिजिक्स में समझो हमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 100% बोर्ड पेपर में आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन
रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो 2026 में पूरा पेपर यहीं से छपेगा और 70 में 70 आप लोगों को लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो 29 नंबर प्रश्न कि अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है ये देखो, ठीक है, जो बाहर से पॉलिश होता है, इसमें क्या होता है, मतलब जो प्रतिबिंब बनना है वो किरण आरेख द्वारा समझाइए और प्रकृति बताइए तथा जबकि वस्तु कहां कहां है। देखो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे इसकी 6 स्थितियां हैं, ध्यान रखना, लेकिन वो मैं आपको 3 बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल है। पहला, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर या फिर अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होता है, मतलब ये जो वक्रता केंद्र है सी, यहां जब वस्तु होता है, ठीक है। और तीसरा है वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच में। तो ये 3 आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो 30 नंबर क्वेश्चन। अगर हम लोग ये न्यूमेरिकल की बात करें 30 नंबर तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2016 में, और ये और भी बार पूछा गया क्योंकि मैंने एक कोड का लिख रखा है, ठीक है, 7 कोड 8 कोड का पेपर होता है। तो देखो यहां जो है 30 नंबर कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे देखो यहां आपका 3 × 10⁸ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक 1.5 है, तो यहां 1.5 रख के इसको भाग दे दो 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, भैया आंसर हो गया। 2 सेकंड में आप ये लगा सकते हो, 4 नंबर पक्का कर सकते हो। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगला 31 नंबर, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप 2 क्वेश्चन तैयार कर लो, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूरदृष्टि दोष। बस अगर ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लो तो 4 नंबर पक्का, इसमें से कोई एक आएगा। और हां अगर आप एक तैयार करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा क्योंकि उसका सेम उल्टा है, सेम उल्टा, ठीक है। तो अब आप देखो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि बच्चा जो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों में बताऊंगा। तो निकट दृष्टि दोष अभी हम लोग देखेंगे आगे। यहां दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, बहुत आसान है भैया, ट्रिक मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और इन सबका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखो यह किन कारणों से होता है और इस दोष के निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, किरण आरेख द्वारा समझाएं। 2018, 20, 22, 24 और 2026 में भी ये क्वेश्चन छपेगा, गारंटी है, आप लोग जाके पेपर में देख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, देखो मैंने आपसे बताया है कि भैया चाहे आप निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये निकट वाला भी इंपॉर्टेंट है और दूर वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे अगर मैं कहूं कि अगर आप ये जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं अगर आपने पढ़ लिया, देखो मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल है। अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, वो हार्ड वर्क ना करो, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, किरण आरेख द्वारा समझाइए। किरण आरेख द्वारा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना है। और अगर हम बात करें कि भैया ये वाला क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूं कि भैया 2026 का ये वाला स्पेशल क्वेश्चन है, वायरल। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में 90%, 92% लाना है तो उतना पढ़ना पड़ेगा कि भैया घरों की वायरिंग के लिए परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। जब घरों की वायरिंग होता है तो उसमें फ्यूज, जो फ्यूज लगता है उसका क्या महत्व है, भैया आप किरण आरेख द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना है, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बस इतना आप लोगों को पढ़ना है और 2 क्वेश्चन और है भैया, बस 34 नंबर। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। 2017-18 में आया हुआ चुंबकीय बल रेखाएं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 नंबर का तो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है भैया, 4 नंबर का प्रश्न। तो आप लोगों को जितना बता रहे उतना पढ़ लो। देखो हमें पता है कि आप लोगों के लिए एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि पेपर में क्या आएगा। तो उसके लिए हम है ना, हमने भैया बहुत बार टॉप किया है, चाहे आप हाई स्कूल हमारा देख लो चाहे इंटर देख लो, अगर कहोगे तो मैं रिजल्ट भी दिखा दूंगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए हम टॉपर बनाने के लिए आ चुके हैं और हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे पूरा पेपर तक। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो, ये सब सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोग जितने बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो, ठीक है, ये आप लोगों को करना है, इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला 35 नंबर, ओजोन क्या है तथा इसे किसी पारितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हमारे भैया 35, ज्यादा नहीं है, पूरी किताब में से बात कर रहे हैं, पूरी बुक में से कितना, केवल 35 लघु उत्तरीय प्रश्न है। कितना है? 35 लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो 35 लघु उत्तरीय प्रश्न है, पूरा इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा लघु उत्तरीय में। तो ये आपके लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आ गया ना। अब आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा, जो मैंने आपको लघु उत्तरीय समझाया, बहुविकल्पीय समझाया, उसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप कहीं लिख लो कि सर ने कहा था वही आया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखो अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये वे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो भैया क्लास 10, जो आपका क्लास 10 साइंस के पेपर में यही आएगा, साइंस के पेपर में यही आएगा, ठीक है। जितने बच्चे पेपर देने वाले डरो मत, हम आप लोगों के लिए आ चुके हैं और आप लोगों को पूरा पेपर तक बिल्कुल राजा बना देंगे, किंग बना देंगे हर सब्जेक्ट में। तो अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर जो है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, ठीक है। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट हमारे हैं वो लिख लेना। जितने बच्चे देख रहे हैं कॉपी पेन लेकर बैठो और नोट भी करते रहो, ठीक है। देखो यहां क्या है, फर्स्ट नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, और प्रत्येक को उदाहरण से ही समझाइए। इसको आपको प्रत्येक को एग्जाम्पल के साथ समझाना है। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये सारे में से आप 4-5 कर देना, बहुत है, 4-5 ही करना है बस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। 2017-20 में और भी बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे जितना बता रहे तैयार कर लेना, ठीक है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तीसरा ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा रासायनिक नाम, अणुसूत्र या इसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 में और भी बहुत बार आया हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, जो कि आपका है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बनाने की विधि, ठीक है। उपयोग, रासायनिक गुण, भौतिक गुण सब कुछ लिखना है। फिर आता है चौथा नंबर धातु की सक्रियता श्रेणी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन से अधिक तथा हाइड्रोजन से कम सक्रिय ऐसे एक एक धातु का नाम लिखो। 2016, 20, 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपको अभी जाके और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल से तैयार कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आया हुआ है। अगर हम बात करें तो हर साल आता है पेपर में, हर साल, और 2026 में ये सब जरूर आएगा, इसी में से पूरा पेपर बनेगा, ठीक है। तो तैयार कर लेना। आगे आ जाओ, 5 नंबर क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु, ठीक है। एंड कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखो। मतलब एक आपको कॉलम बनाना है और इसमें जो कॉपर के मुख्य मिश्र धातु है उसका नाम लिखो, और उसमें कितना कितना % पाया जाता है मिश्र धातु, ठीक है। तो वो आपको बताना है, और ये आपका मैं कहता हूं 2016, 18, 24, 25 लगातार आया हुआ है। तो यहां 2026 भी लिख लो, आएगा, ठीक है। ये आपको तैयार करना मिश्र धातु के बारे में, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपको तैयार करना ही पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो। 6 नंबर क्वेश्चन है भैया एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की रासायनिक समीकरण लिखिए। आपका एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोग भी लिखिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे भी आएगा 6 नंबर के लिए, ध्यान रखना, मतलब 6-7 नंबर के लिए एक आता है टिप्पणी कीजिए। आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, हर साल आता है। नहीं देखे हो तो भैया देखो, पेपर वगैरह देखो, ठीक है, बैठो नहीं। अब आपका टाइम बहुत कम है बोर्ड एग्जाम के लिए। टिप्पणी के लिए एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखो, बहुत बार आया हुआ है। स्मिट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। स्मिट अभिक्रिया, रेडॉक्स पर भी आ जाता है। तो ये सब टिप्पणी वाले थोड़े जो आपके आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेना, तैयार कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को और भी आसान लगे। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन है, नोट कर लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की ओर।
तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। अगर मैं कहूं कि ये आपके बोर्ड पेपर में एकदम 101% या 1000% छपेगा तो आप लोगों को विश्वास होगा। विश्वास करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे पाचन तंत्र आए या फिर एक टॉपिक और है एक्सट्रैक्टिव सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र आए, उत्सर्जी तंत्र एक तो जरूर ही आएगा एंड 100%। तो उसके लिए आपको भैया तैयारी करना पड़ेगा ना। तो देखो यहां लिखा है पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मुख से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक, जब मतलब अवशोषित हो जाए, पाचन हो जाए, तो भोजन में जो परिवर्तन होते हैं उसका चरणबद्ध यानी कि स्टेप टू स्टेप आपको वर्णन करना है। ठीक है, पाचन तंत्र, आप लोग पाचन तंत्र बनाना भी सीख लो, मैंने बनवाया है। ठीक है, बहुत अच्छे से, तो पाचन तंत्र को बनाना भी सीख लो, मैंने चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन को 2016, 17, 18, 20, 22 में आया हुआ है कि मनुष्य के जो हृदय होते हैं, जो हृदय होता है जिसे हम लोग दिल कहते हैं, देखो दिल को बदनाम मत करो। ठीक है, ये दिल जो है वो टूटता नहीं है। लोग कहते हैं हमारा दिल टूट गया, तो वो दिल टूटता नहीं है, वो उसी जगह रखा है और मतलब जितनी बार धड़कना है वो धड़कता है, बस केवल आप लोग उसको बदनाम किए। वो दिल नहीं, उसको हृदय कहो कि हमारा हृदय टूट गया। ठीक है, तो हृदय को मतलब आप लोग दिल से नाम दे रहे हो। तो हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन देखो कि 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। यहां क्या पूछ रहा है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए और मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि भी आपको समझाना है। 2018-2019 में आया हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को एक छोटा सा जोक सुनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वो शरीर का एक भाग है दिल, ठीक है, मतलब हृदय। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया। ठीक है, अब अगर इसी के नाम पे भैया वो भी तो शरीर का एक भाग है, आप कहो कि हमारा उत्सर्जन टूट गया ना, तो भैया सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि भाई उत्सर्जन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अगर खराब हो जाए ना तो जिंदगी नहीं बचता। तो मतलब हर एक चीज का अलग अलग फंडा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बनने वाला प्रश्न है, मतलब पेपर में छपने वाला, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेना। अगला है मानव मस्तिष्क का नामांकित सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट, 2017, 18, 20 में, 24 में आया हुआ है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र की सहायता से समझाइए, इसका क्या महत्व है वो भी बताना है। ठीक है, इसका महत्व भी बताना है। 2018 का क्वेश्चन है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसको चित्र के द्वारा समझाना है और इसका क्या महत्व है ये भी आप लोगों को बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रागण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों का प्रागण जो कि बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रागण के 2 प्रकार भी होते हैं। अगर हम बात करें तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा? पहला है स्वपरागण, सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा है परपरागण, क्योंकि हमने पढ़ा भी रखा है परागण के जो प्रकार होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो प्रागण को परिभाषित कीजिए, प्रागण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो और इसका महत्व बताना है। आखिर इसका महत्व क्या है भाई परागण का? तो स्वपरागण और परपरागण का बहुत बड़ा महत्व है, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो देख लेना। और ये जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, पूरा पेपर भैया बनेगा, आप लोगों को बस तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आपको 95% लाना है, मतलब बोर्ड में बिल्कुल टॉपर बनना है, 95% लाना, तो ये तैयार कर लो। प्रजनन क्या है? प्रजनन यानी कि जनन क्या है? नामांकित चित्र की सहायता से नर अथवा मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम में एक नर आए या मादा आए, एक तो जरूर आएगा 4 या 6 नंबर के लिए, 6 नंबर या 4 नंबर कहीं भी आ सकता है। तो नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में समझ लेना, पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम पढ़ाएंगे ना तो फिर भूल जाओगे पढ़ना। अगर कहो तो हम भी पढ़ा दें आप लोगों को नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दोनों बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान लैंग्वेज में, जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा अगर आप लोगों का कमेंट आया तो। 14 नंबर क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का वर्णन कीजिए। 2018, 20, 22, 23, 24, 25, 2026 में भी आएगा। अब मेंडल ने 3 आनुवंशिकता का नियम दिया था, वैसे लिख लेना, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपभ्रमण का नियम। ठीक है, तो नोट कर लेना। आगे आ जाओ।
15 नंबर क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है? मनुष्य के लिंग आपका निर्धारण के आपको रेखा चित्र द्वारा समझाना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता चले होने वाला संतान लड़का लड़की होगा या XY अर्थात लड़का होगा। XX जो होता है वो लड़की में गुणसूत्र होता है, मतलब मादा में, ठीक है, और XY जो होता है वो नर में होता है, ठीक है। तो ये हमारा है भैया लिंग निर्धारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला आ जाओ, अब फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का। ये लॉन्ग क्वेश्चन किसका है? फिजिक्स अब स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपको इसमें फोकस करना है। फिजिक्स वाले में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया ये लॉन्ग क्वेश्चन कि किसी गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के लिए 1/b + 1/u आपका बराबर है 1/f, ये सिद्ध करना है, सूत्र का निगमन करना है अच्छे से। आप लोगों को पता होगा भैया सूत्र की जो 1/, हम इधर लिख देते हैं 1/f जो होता है वो बराबर होता है 1/v और प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र होता है। अगर हम यहाँ माइनस लगा दे तो लेंस का सूत्र बन जाता है, ठीक है। अब ये आपको निगमन करना है, मतलब पूरा ये डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन छोटा सा है मतलब आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आपको इससे डर लगता है डेरिवेशन से ना, तो 12th में तो ऐसे हजारों डेरिवेशन है, ठीक है, तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ, 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए और किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट 100% बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। अब एक आता है भैया, दो टाइप से क्वेश्चन आता है, देखो यहां एक तो ओम के नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए, ऐसे आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ओम का नियम, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। या फिर ओम के नियम की व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर आप प्रतिरोध का मात्रक लिखिए या ओम का नियम लिखिए। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन 2018, 21, 22, 23, 24 बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। मैंने यहां लिख नहीं रखा है क्योंकि भाई हर कोड में आता है ना, ठीक है, मैंने एक कोड का लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन तो आपको तैयार कर लेना। ये मैं कहता हूं कि ये 100 नहीं 110% छपेगा, 1000% बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे 4 नंबर में आए या 6 नंबर में आए, तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये क्वेश्चन बात करें, चाहे आपका समांतर क्रम या श्रेणी क्रम कोई ना कोई जाएगा, 20 नंबर, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन करो। देखो दो क्रम होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि आप लोग अभी नन्हे मुन्ने हो। एक होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखो बराबर ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे जितना हो, यानी कि Rn इनफाइनाइट तक जा सकते हो, ये है सूत्र। अगर समांतर क्रम की बात की जाए तो ये भी बहुत आसान है, इसका उल्टा कर दो, जैसे 1/r जो होता है ये समांतर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3, ऐसे आप Rn तक जा सकते हो, ठीक है, जहां तक हो। तो ये है भैया समांतर क्रम, कौन सा? समांतर क्रम, ठीक है, ये आपका श्रेणी जो समांतर क्रम है, बस, ठीक है। अब आ जाओ यहां 21 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो? एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, और यही में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में कि जाओ निम्नीकरण एवं अजाव निम्नीकरण से आप क्या समझते हो, इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। देखो ये है पूरा साइंस का। अगर हम बात करें तो यहां आपका साइंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अगर देखा जाए तो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न सारा मैंने करा दिया जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया जो बोर्ड एग्जाम में आएगा 100%। साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बताओ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है भैया? इस क्लास के लिए मैंने कम से कम 10 दिन मेहनत किया हूं, मतलब रिसर्च किया हूं, बहुत सारे गाइड पेपर, बहुत सारे वायरल पेपर, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार मास्टरमाइंड, हर जगह से मुझे इतने क्वेश्चन मिले हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर साल पेपर में आता है। तो ये अगर आप तैयार कर लो भाई, 95% तो साइंस में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और जितने बच्चे अभी नए हैं ना, वो लोग भैया ऐप डाउनलोड कर लो और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, क्रैश कोर्स।
क्रैश कोर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग भैया ऐप डाउनलोड कर लो, मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लो। भी फीस तो ऑफर है 199 ही है, मतलब ऑफर है, कल फीस बढ़ जाएगा, कल इसकी फीस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और हमें कॉल या व्हाट्सएप करना, चाहे आप कॉल करो या व्हाट्सएप करो, नंबर आप लोग लिख लो 99 18 86, ठीक है, 86 31 96, ठीक है। इसी पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल था, मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव, सारे लघु, सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझा दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना और पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। आपको वो करना है जो कोई नहीं कर पाया, तो टॉपर बन के दिखाओ, रैंक फर्स्ट लाओ, रैंक फर्स्ट, ठीक है। तो चलो वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।